प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 13 में वर्णित साहित्यकार धर्मवीर भारती से संबंधित व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। धर्मवीर भारती द्वारा रचित रचना काले मेघा पानी दे को हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम साहित्यकार धर्मवीर भारती के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, इनके कृतित्व के बारे में जानेंगे। इनका जन्म सन 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपका जो साहित्य लेखन है, आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में आप महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में जाने माने जाते हैं। तो आइए हम साहित्यकार धर्मवीर भारती जी का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर हुआ। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सन 1926 ईस्वी में हुआ। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें जो आपने कविता संग्रह किया है, उनमें है कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा। कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा, ये आपके कविता संग्रह है। आपके जो कहानी संग्रह है, उसमें बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान आपका कहानी संग्रह है। जो उपन्यास आपने लिखे हैं, उसमें सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता आप द्वारा रचित उपन्यास है। और जो गीति नाट्य आपने रचा है, उसका शीर्षक है अंधा युग। आपने जो निबंध लेखन किया है, आपके निबंध संग्रह में प्रमुख है पश्यंती, कहनी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य ठेले पर हिमालय। ये आपके निबंध संग्रह है। आपको जो प्रमुख सम्मान मिला है, पद्मश्री से आप सम्मानित किए गए हैं। आपको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए हैं। आपका निधन सन 1997 ईस्वी में हुआ। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे, तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। यदि वे हावी होने लगे, तो उन्हें भस्म करने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। इन पंक्तियों के माध्यम से साहित्यकार हमें जीवन के एक बहुत बड़े दर्शन के साथ में परिचित करा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सहज प्रवृत्तियां, उनको मारो मत, उनको सहज प्रवाह में प्रवाहित होने दो, लेकिन यदि यही सहज प्रवृत्तियां आप पर निरंकुशता के साथ में हावी होने लगे, तो फिर आपको अपनी तेजस्विता के माध्यम से इनको भस्म कर देना चाहिए, लेकिन आत्मनियंत्रण पूरी तरह से रखना चाहिए। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आपकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध और गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां मानी जाती है। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हुई है। उन्होंने रचनाओं के लेखन कार्य में अलग अलग पाठक वर्ग को भी आकर्षित किया है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार है। व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले साहित्यकार के रूप में हम धर्मवीर भारती जी को देख सकते हैं। वे मूल रूप से
व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार माने जाते हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है, व्यक्ति की आज़ादी ही उनकी रचनाओं में सर्वोपरि देखी जा सकती है। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। जिस प्रकार संगीत में लय होता है, लय के बिना संगीत का कोई खास अर्थ नहीं होता, उसी प्रकार उनकी रचनाओं में रोमानियत हमें देखने को मिलती है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास, जिसका नाम है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग जो आपका गीति नाट्य है, इस अंधा युग गीति साहित्य है। इस गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से इसे माना जाता है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में भी विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा धर्मवीर भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। निबंध लेखन भी किया है, साथ ही साथ रिपोर्टाज लेखन भी आपने किए हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता का संयोग देखने को मिलता है। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में सहज और सरलता से अभिव्यक्त करना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। उनकी बातचीत की शैली पाठकों को बेहद प्रभावित कर लेती है। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, जिसका अभी वर्तमान में प्रकाशन बंद है, के संपादक के रूप में भी आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक भी आपने बनाया है। काले मेघा पानी दे के बारे में अब कुछ चर्चा कर रहे हैं। वीडियो भाग 2 में हम इनके द्वारा रचित रचना काले मेघा पानी दे पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में यहाँ जो प्रस्तुत संस्मरण है काले मेघा पानी दे, इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास है, दूसरी ओर विज्ञान का द्वंद्व है। लोगों में जो विश्वास है, लोगों में जिस प्रकार का भाव है, जो विश्वास के साथ में, अपने हृदय के साथ में, अपनी संस्कृति के साथ में, अपने जीवन के साथ में अपनाया जाता है, दूसरी ओर विज्ञान का एक द्वंद्व है। इन दोनों का, लोक सम्मत विश्वास का और विज्ञान के द्वंद्वों का बहुत बेहतरीन तरीके से चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। विज्ञान का अपना तर्क है और सामर्थ्य है विश्वास का। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। क्या विज्ञान को ही पूरी तरह से माना जाना चाहिए या लोक प्रचलित विश्वासों को पूरी तरह माना जाना चाहिए? क्या लोक प्रचलित विश्वासों के सामर्थ्य में और विज्ञान के द्वारा दिए हुए तर्कों में किसी प्रकार का समन्वय है अथवा किसी प्रकार का विरोधाभास है? ये जो प्रश्न है, इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में यह प्रसंग रचा है और अपने इस संस्मरण के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न बरसे, पानी न हो
तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, पानी नहीं बरसा है, तो जीवन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि किसान पानी पर ही निर्भर है। किसान के द्वारा उपजाया हुआ अन्न पानी पर ही निर्भर है। किसान की उम्मीदें, आशाएं, आकांक्षाएं और उसके सपने सब पानी पर ही निर्भर है। और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। यदि विज्ञान के माध्यम से इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनका सामना नहीं कर पाए तो जो उत्सवधर्मी हमारा समाज है वह चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, किसी उपाय में लग जाता है, इस समस्या के समाधान का उपाय ढूंढने के प्रयास करने लगता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। इस समस्या के लिए इसका निराकरण क्या हो सकता है, इस समस्या का उपाय कैसे खोजा जा सकता है, उसका उपाय यह समाज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, पानी की कमी दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती है। एक होता है अनावृष्टि, एक होता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हो, पानी ही पानी हो। अनावृष्टि जिसमें पानी न बरसे, वह अनावृष्टि। तो इस अनावृष्टि को दूर करने के लिए, पानी नहीं बरसा ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार हर एक घर घर पानी मांगने के लिए जाती है। और लेखक का तर्कशील, तर्क से भरा हुआ किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से, विज्ञान के द्वारा उपलब्ध कराए गए आविष्कारों से, विज्ञान के द्वारा उपलब्ध कराए गए आविष्कारों से, विज्ञान के द्वारा की गई खोजों के माध्यम से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते समय विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बहुत सारी इस प्रकार की खोज की है जिनके माध्यम से मानव का जीवन सुख और सुविधाओं से भर गया है। अभी भी कार्य प्रगति पर है। भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण कर दिया जाना चाहिए और यही एकमात्र उपाय है, साथ ही यही एकमात्र कर्तव्य भी है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक नहीं हो, अगर वो किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाए, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव करना क्या उचित है? नहीं। ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं रहता है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। जो विश्वास, मन जिस चीज को मान ले, मन जिस बात पर विश्वास कर ले, हमारा जो सांस्कृतिक मन है, विभिन्न प्रकार से जीवन जीने की कलाओं से ओतप्रोत हमारा मन है, विभिन्न प्रकार के जीवन जीने की शैलियों से मिला जुला जो एक भाव हमारे समाज में देखने को मिलता है, इस प्रकार के सांस्कृतिक मन में जो विश्वास है, विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने, विभक्त बटी हुई जन चेतना को, अलग अलग हुई जन चेतना को पुनः
जोड़ने के अर्थ में अब सवाल यह रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत आते हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, अथवा दोनों? क्या सहज प्रेम का रस बड़ा है या विज्ञान का रस बड़ा है, अथवा दोनों ही बड़े हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार धर्मवीर भारती के परिचय के बारे में जाना, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।